हेलो। जैसा कि आपके सामने है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। ये अभी तक हमने बहुत सारे पार्ट इसके यूट्यूब पर लोड कर चुके हैं, जिसे आप सुनकर नेट, जेआरएफ, पीजीटी और अन्य हिंदी से जो है परीक्षाओं में उपयोग कर सकते हैं, सुनकर और देखकर वीडियो को। तो अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं 540 से पेज नंबर 540 पर, जो यहाँ पर पहुँचे थे तृतीय उत्थान। तो चलिए आज का वीडियो देखिए। तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्य तत्व का अच्छा स्फुरण है। सुनने वाले को नमस्कार। जिस देश प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदु काल में चली थी, वह उत्तरोत्तर प्रबल और व्यापक रूप से धारण करता आया। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजों के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। इससे उस समय को देशभक्ति संबंधित कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी मिला पाया जाता है। देश को दुख दशा प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उस दुख दशा में उद्धार के लिए कवि लोग दयामय भगवान को ही पुकारते मिलते हैं। कहीं कहीं उद्योग धंधों को ना बढ़ाने, आलस्य में पड़े रहने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार ना करने के लिए वे देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। सरकार रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। अंग्रेज की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की बाड़ी में विशेष बल और वेग न दिखाई पड़ा। बात यह थी कि राजनीति की लंबी चौड़ी चर्चा साल भर में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े से शिक्षित बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी। यानी अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने की बात कम चलती थी, जिसका कोई स्थायी और क्रियोत्पादक प्रभाव नहीं देखने में आता था। अतः द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधित रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होना था, पर कर्म में तात्पर्य कराने का, आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह न था। आंदोलन भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे। तृतीय उत्थान में आकार परिस्थिति बहुत बदल गई। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की बाड़ी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने के प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदाय को भी साथ लेकर चले, इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलन के मेल में लाए गए, जिससे ये क्षोभ की एक सार्वभौमिक भारत की शाखाओं में प्रतीक हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा और उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। दूसरे देशों का धन खींचने के लिए यूरोप को महायंत्र प्रवर्तक का जो क्रम चला, उससे पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धनराशि इकट्ठा होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया। अतः एक ओर तो यूरोप में मशीन की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की
धर्म बुद्धि जगाने वाली बाणी सुनाई पड़ी, जिसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किया। दूसरी दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की और प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले, जिन्होंने रूप में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया। पर संसार के प्राय सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। इससे एक भूखंड में उठी हुई हवाएं दूसरे भूखंड में शिथिल वर्गों तक तो अवश्य ही पहुंच जाती है। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूखंड की परिस्थितियों के साथ हो जाता तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की बाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों के देखा देखी खड़े होते हैं, जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। यूरोप में जब देश बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया है, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई। यहाँ अभी कल कारखानों के केवल चल खड़े हुए हैं और उसमें काम करने वाले थोड़े से मजदूर की दशा खेतों में काम करने वाले करोड़ों अच्छे किसानों की दशा से कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। जो कुछ हो, इन आंदोलन का तीव्र स्वर हमारी काव्य बाणी से सम्मिलित हुआ। जीवन में कई क्षेत्र में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है और वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। तो साध्य किसे कहते हैं? उसे कहते हैं। वाद कैसे कहते हैं? जब वाद कहते हैं उसे कि एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई देती है तो परिवर्तनवाद हो जाता है और बहुत दिनों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य कहलाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की एक कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता है। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप का यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम लग पाएंगी, जिनकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। यह तो हुई काल के प्रभाव की बात। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली से अतृप्त या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति किन किन बातों में हुई। व्यक्तिकाल और रीतिकाल अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई, भक्तिकाल और रीतिकाल की चर्चा आती हुई। परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतीय
इंदुमंडल के प्रभाव से देश प्रेम और जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई। इसका उल्लेख हो चुका है। द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विश्वस्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर विषय स्पर्शी प्रभाव अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक और उसमें भाषा की सफाई आई। दूसरी ओर उसका स्वरूप गद्यवत रूप का इतिवृत्तात्मक और अधिकतर ब्रह्मार्थ निरूपक हो गया। अतः इस तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया, वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। समंती विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। तृतीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की कमी दिखाई पड़ती थी। कल्पना का रंग भी बहुत कम फीका रहता था और हृदय का वेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता था। इन बातों की कमी परंपरा ब्रजभाषा काव्य का आनंद लेने वाले को भी मालूम होती थी और बांग्ला या अंग्रेजी कविता का परिचय करने को भी। अतः खड़ी बोली की कविता में पदाललित कल्पना की उड़ान, भाव को वेगवती व्यंजना, वेदना की विविक्ति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने को आकांक्षा बढ़ती गई। सुधार चाहने वाले में कुछ लोग नए नए विषय की ओर प्रवृत्त खड़ी बोली की कविता को ब्रजभाषा काव्य की ललित पदावली या रसात्मक की मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। जो अंग्रेजी या अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई बांग्ला की कविताओं से प्रभावित थे, वे कुछ लाक्षणिक वैचित्र्य व्यंजक चित्र विन्यास और रुचिकर अनुयुक्तियाँ देखना चाहते थे। जो पारसनाथ सिंह के किए हुए बांग्ला कविता के हिंदी अनुवाद सरस्वती आदि पत्रिकाओं में संवतः 1967 से 1910 से ही निकलने लगे थे। ग्रे, वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कविताओं की रचनाओं के कुछ अनुवाद भी जैसे जीतन सिंह द्वारा अनुदित वर्ड्सवर्थ का कोकिल निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उसमें संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान को समाप्त होने से कुछ पहले ही कई कवि खड़ी बोली काव्य की कल्पना का नया रूप रंग देने वाला और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिनमें प्रधान थे सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्री नारायण भट्ट। कुछ अंग्रेजी धर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकल कविताएं और प्रगीत मुक्तक लिरिक्स बांग्ला में निकल रहे थे, उसके प्रभाव में कुछ विशृंखला वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षक के साथ चित्रमयी कोमल और व्यंजक भाषा में इनकी नए ढंग की रचनाएं संवत 1970 से 71 ही निकलने लगी थी, जिसमें से कुछ और भीतर रहस्य भावना भी रहती थी। मैथिली शरण गुप्त जी की नक्षत्र निपात सन 1914। गुप्त जी का कौन सा? नक्षत्र निपात गुप्त जी। अनुरोध सन 1915। देखिए संबंध नहीं यहाँ सन है। सन 1914 नक्षत्र निपात मैथिली शरण गुप्त। अनुरोध सन 1915 मैथिली शरण गुप्त। पुष्पांजलि 1917 मैथिली शरण गुप्त। स्वयं आगत 1918 मैथिली शरण गुप्त इत्यादि कविताएं ध्यान देने योग्य है। पुष्पांजलि और स्वयं आगात, पुष्पांजलि नक्षत्र निपात मैथिली शरण गुप्त के। पुष्पांजलि और स्वयं आगात की कुछ पंक्तियां आगे देखिए।
ठीक है, तो पोज बना लेती हूँ। का मेरे आंगन का एक फूल, का है मेरे आंगन का एक फूल, सौभाग्य भव से मिला हुआ, श्वासोच्छंद वासना से हिला हुआ, संसार विपट में खिला हुआ, झड़ पड़ा अचानक झूल झूल। आगे दूसरा, तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊँ मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊँ मैं। ठीक है, इसी प्रकार गुप्त जी की और भी बहुत सी गीतात्मक रचनाएं हैं, जैसे निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोच खोले हैं, संपुट खोले सीप खड़ी है, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी है। देखिए क्या है, निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी है, निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोच खोले हैं, संपुट खोले सीप खड़ी है, मैं अपना घट लिए खड़ा, अपनी अपनी हमें पड़ी है। तो चौथा नंबर है, प्यारे तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया। तो क्या कह रहे हैं अपनी कविता में, प्यारे तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया। मैथिली सरगुप्त की है, दीप्ति बड़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली सांस कहाँ, दीप्ति बड़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली सांस कहाँ, सो जाने के लिए जगत का यह प्रकाश है जाग रहा, किंतु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा मैं और बहा, किंतु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा मैं और वहाँ, निर्देश नख निरेखाओं में देखी तेरी मूर्ति आहा। किसकी मूर्ति, निर्देश निरुद्देश्य नख रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति आहा। तो ये मैथिली सरगुप्त जी की कविता है। देखिए पुष्पांजलि से, मेरे आंगन का एक फूल, सौभाग्य भाव में मिला हुआ, श्वासोच्छ्वासना से हिला हुआ, संसार विकट में खिला हुआ, झड़ पड़ा अचानक झूल झूल। दूसरा, तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊँ मैं, तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊँ मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊँ मैं। ये कन्हैया के लिए भी कह सकते हैं, बहुत भीड़ होती है मथुरा में। इसी प्रकार गुप्त जी की ओर भी बहुत सी गीतात्मक रचनाएं, जैसे निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोच खोले हैं, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा, अपनी अपनी हमें पड़ी। तो आशा करती हूँ कविता आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार। अगला वीडियो फिर लोड करेंगे तो आप सुनकर लाभ उठाइएगा। आशा करते हैं आप इस कविता को सुनकर लाइक ज़रूर करेंगे।